Okay, now, in last class we were discussing here the structures of the posterior abdominal wall, and I told you that here in the structures of posterior abdominal wall especially, a pair of kidneys and a pair of ureters, a pair of suprarenal glands, and then the abdominal aorta and the inferior vena cava. ये 5 structures यहाँ पर आपको focus करने हैं. And all these structures, they are embedded within the extraperitoneal fat. You call them the retroperitoneal fat, you can say. Retroperitoneum. This chamber, this area is called the retroperitoneum because this is actually lying behind the peritoneum. And the last sandwich, you can say, that is between peritoneum and the fascia transversalis. Precisely behind it will be psoas fascia and etc. And then will be the fat here. But we told you that the fat, this means the kidney is embedded within the fat. And itself is embedded within its capsule. तो इसका मकसद है कि वो एक ही fat है. लेकिन क्योंकि renal fascia is also covering the kidney. So that means the fascia covering the kidney and fat has been divided into 2 portions here. The small fat that will be surrounding the kidney within renal fascia, you call them perinephric or perirenal fat. And remaining whatever will be continuous with the rest of the fat will be called the pararenal fat. इस लिहाज से देखा जाए तो किडनी 4 कोटिंग्स में अंदर यहाँ पर एम्बेडेड है, उसके अपने कैप्सूल के अलावा 3 और 2 फैट और बीच में इंटरवीनिंग रीनल फैशा. उसको यहाँ पर हमने देखा थोड़ा सा और. आप यहाँ पे देखें किडनी का स्ट्रक्चर किस तरीके से यहाँ पर डेवलप हो रहा है. तो यहाँ पर आप देखें कि वो मैंने बताया आपको कि दिस विल बी एक्चुअली these are the 2 kidneys which are in fact because we have removed everything. अब देखें हमने हर चीज़ को रिमूव किया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने देख रहा इन 2 किडनीज को. अब आप यहाँ पे देखें कि किडनी की जो पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ द किडनी इज इन सच अ वे कि अगर आप देखें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ये, यानी इसका जो लॉन्ग एक्सिस है किडनी का, लॉन्ग एक्सिस माना ये इसका जो अपर पोल है, इसका मिड पॉइंट और इसके लोअर पोल का मिड पॉइंट, इससे अगर आप लाइन खींचे ना, ये उसका ये लॉन्ग एक्सिस कहलाएगा. और उसका लॉन्ग एक्सिस इज एक्चुअली पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ सॉस मेजर मसल. तो सॉस मेजर मसल सीधा नहीं है, ऑब्लिक है, इस वजह से ये भी ऑब्लिक है. इन सच वे दैट द अपर पोल्स एक्चुअली आर कन्वर्जिंग एंड लोअर पोल्स आर डाइवर्जिंग है. इस तरीके से किडनी का स्ट्रक्चर है, इसकी लोकेशन है. और यहाँ पर हम देखें कि ये किडनी तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो, साथ में 2 ureters are actually emerging, and here the upper poles are covered with the suprarenal glands. It's not just covered, you can say, just like a cap की तरह है. क्योंकि अगर आप यहाँ पर मैंने बताया कि अगर किडनी को रिमूव भी कर देते हो ना, नेफ्रेक्टमी, अगर कंप्लीट नेफ्रेक्टमी कर दें ना, अगर हम किडनी को रिमूव कर दें अगर किसी डिजीज किडनी को, तो सुप्रारीनल ग्लैंड अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे. बिकॉज सुप्रारीनल ग्लैंड्स, क्योंकि इसको जो रीनल फैशा कवर कर रही है किडनी को, वो रीनल फैशा सुप्रारीनल ग्लैंड्स को भी कवर कर रही है. तो आप कहेंगे सर अगर सुप्रारीनल फैशा रीनल फैशा इन दोनों को कवर कर रही है तो किडनी को हटाएंगे तो सुप्रारीनल ग्लैंड भी आ जाएगा. नहीं, इसके बीच में पार्टीशन है रीनल फैशा की, तो इसका रीनल फैशा का रूम अलग है. मीन्स इफ फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग द रीनल फैशा लाइक दिस एंड इट इज लाइक हियर, किडनी का अलग है और इसका अलग है. अगर आप ये रिमूव कर देंगे ना तो suprarenal gland will stay there because suprarenal gland is also covered with the renal fascia, but it is actually having a separate compartment. तो उसका compartment जो है वो separate है यहाँ पर. अब इसको थोड़ा सा देखें यहाँ पर कि मैंने बताया आप किडनी को, अगर आप ये देखें, ये किडनी है, ये इसका हाइलम है, and from hilum is actually coming your ureter here. अब हम क्या करते हैं, इसको हमने कोरोनल सेक्शन काट के इसके 2 हाफ कर दिए ऐसे, और 2 हाफ जो कर दिए तो हमने इसका इनसाइड स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख रहे हैं. और मैंने बताया आपको कि ये है इसका कार्टेक्स और ये है इसका मेडुला, जिसमें मौजूद हैं ये पिरामिड्स. तो ये इसमें पिरामिड्स मौजूद हैं, एंड द पिरामिड्स हैव देयर बेसिस टुवर्ड्स द कार्टेक्स एंड अपाइसिस टुवर्ड्स द रीनल साइनस. क्योंकि इसमें अगर मैं अंदर हाथ डाल दूंगा ना तो यहाँ तक जाए. तो जहाँ जहाँ आपको ये ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये एरिया जो है ये ऑलमोस्ट यूं समझ लो कि ये साइनस की एरिया है. और जहां आके इसका ये अपेक्स टच करता है किसको, माइनर कैलेसिस को, तो ये जो जगह देख रहे हैं इसको हम पेपिला कहते हैं, रीनल पेपिला. तो ये रीनल पेपिला है. तो दिस इज एक्चुअली द रीनल पेपिला.
और कितने माइनर कैलेसिस हैं? जितने पिरामिड्स हैं। और ये पिरामिड्स यहां पर हम देख रहे हैं यहां, एंड ऑल दीज आर एक्चुअली कन्वर्जिंग इनटू माइनर कैलेसिस एंड 4 to 5 माइनर कैलेसिस ज्वाइन टू फॉर्म वन मेजर। ये एक और मेजर है, एक और मेजर, दो हैं और एक दूसरे प्लेन में हो सकता है। तीनों मेजर मिलके फिर बनाते हैं रीनल पेल्विस। एंड नाउ रीनल पेल्विस इज नाउ लीविंग द किडनी एंड इज नाउ गेटिंग इटसेल्फ नाउ वर्टिकल। तो आप देखें ये वाइडर चेंबर, ये हमारा रीनल पेल्विस है और ये यूरेटर। और यहाँ ये पहली जंक्शन कंस्ट्रक्शन यहाँ आएगी क्योंकि एकदम से उसका डायमीटर जो है ना वो नैरो हो गया, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन। तो दिस विल बी एक्चुअली द पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, और इस जगह पर हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखें ये एरिया कार्टेक्स की एरिया है और ये मेडुला है जिसमें ये पिरामिड पड़े हुए हैं दोनों, और पिरामिड के बीच में जो गैप है उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स, ठीक है। और ये जो आप यहाँ देख रहे हो पिरामिड्स, तो पिरामिड्स के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें से खास तौर पे मैंने दिखाया आपको ये डक्ट्स, ठीक है ना, ये कलेक्टिंग डक्ट्स, ये कार्टिकल पोर्शन है इसका, ये मेडुलरी पोर्शन है, और इससे एक कलेक्टिंग डक्ट को हम यहां दिखा रहे हैं। और ऑल दीज कलेक्टिंग डक्ट्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म हियर, दे विल कन्वर्ज टू फॉर्म हियर पेपिला, एंड द पेपिला इज ओपनिंग इनटू द पिरामिड, इनटू द माइनर कैलेसिस। अब इसमें एक डक्ट मैं दिखा रहा हूं यहां पर आपको, देखें ये आप, ये एक डक्ट है, किसमें ओपन हुई? माइनर कैलेक्स में। और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये इसका कार्टिकल पोर्शन और ये इसका मेडुलरी पोर्शन। अब यहां पर आप देखें कि ये कलेक्टिंग डक्ट रिसीव कर रही है अपने रास्ते में नेफ्रॉन्स को। ये सिर्फ आपको ऐसे दिखाई दे रही है कि ये यहां से दो साइडों से कर रही है, ये आगे से भी कर रही है, पीछे से भी कर रही है, तो मैंने सेक्शन काटा है इस वजह से। तो इट इज फ्रॉम ऑल साइड्स, जैसे ना बॉटल ब्रश होता है हर जगह से इस तरीके से, जैसे बॉटल साफ करने का ब्रश होता है, तो ब्रश में आपने यहाँ पे देखा होगा एक बीच में स्टिक होती है, और ये उसमें जो हेयर होते हैं वो फ्रॉम ऑल साइड्स होते हैं, दो साइड से नहीं होते। ये तो हमने पेपर पे ऐसे दिखाया कि दो साइडों से आ रहे हैं, ये आगे भी होंगे और पीछे से भी होंगे। तो देयर विल बी सेवरल सच नेफ्रॉन्स विल बी ओपन। अब एक नेफ्रॉन आपको, ये देखिए ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है ना, ये एक दिखा रहा है, ये बहुत सारे हैं, यहाँ से ये भी देख रहे हो, ये दो दिखाए, एक से लेफ्ट से एक राइट से, दोनों में थोड़ा फर्क है। फर्क यह है कि वो चल के आपको दिखाते हैं। ये जो इस वक्त यहाँ पे रिसीव हो रहा है ना, ये किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में नेफ्रॉन का आखिरी हिस्सा रिसीव हो रहा है, डिस्टल पोर्शन जो थोड़ा सा कन्वोल्यूटेड है, इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड मींस फोल्डेड, जगह कम है ना इसलिए, कार्टेक्स में जगह है कम, जगह कम है इसलिए वो वहां पर क्या है, ताकि उसका थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है, जगह कम है तो वो फोल्ड हो जाता है, इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इससे पहले ये था नहीं, प्रॉक्सिमल नहीं, प्रॉक्सिमल के बीच में मिडिल ये लूप है हमारा, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनली। ये लूप ऑफ हेनली है। अब ये तो है इसका असेंडिंग लिम्ब है और ये इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है, और यहां ये लूप है। इसका मकसद है कि लूप ऑफ हेनली, ये जो पूरा जो हेयर पिन लाइक लूप है, दिस शुड एक्चुअली भी, क्योंकि इतना लॉन्ग है, दिस शुड गो इनटू द पिरामिड। इसका मकसद है कि पिरामिड के कंटेंट्स में सिर्फ डक्ट्स नहीं है, लूप्स भी हैं। और ये लूप जो है ये दरअसल आया कहां से? लूप दरअसल आया है इस जगह से, क्योंकि इससे पहले ये भी एक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इसको कहते हैं हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बिगिनिंग में एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। अब ये जितना भी आप यहां पे देख रहे हो ना, बोमेंस कैप्सूल, देन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन डिसेंडिंग लिम्ब, देन असेंडिंग लिम्ब, इन बिटवीन देयर इज अ यू शेप्ड लूप, ये पूरा लूप। और उसके बाद जैसे ये आ गया आपका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो इसने पकड़ लिया किसको? इसने पकड़ लिया कलेक्टिंग डक्ट को। कहां? कार्टेक्स में, लेकिन ये बीच में भी पकड़ सकता है। ये इस तरीके से यहां पर ये सारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इसमें आके ओपन हुए एक डक्ट में, सैकड़ों में, और ऐसी एक और डक्ट होगी, एक ये ऐसी और डक्ट, ये पिरामिड बन गया आपको 500-600 डक्ट से मिलके। तो आपको अब अंदाजा हो जाएगा कि पिरामिड अगर एक डक्ट के अंदर अगर 1000 नेफ्रॉन्स उसमें एंड हो रहे हैं और उसमें 500 हैं, तो 50-60 हज़ार तो सिर्फ एक पिरामिड की एक्टिविटी है। और ये जो टोटल आप यहाँ पे देख रहे हो, उसमें से ये खास तौर पे जो बोमेंस कैप्सूल आप यहाँ पे देख रहे हैं,
तो ये बोमेंस कैप्सूल है और ये वो जगह है, अगर बोमेंस कैप्सूल को देखेंगे ना, इसको थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ आप बताएंगे इस तरीके से, तो इट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे होता है डबल लेयर, और ये कंटिन्यूस हो जाएगा किसके साथ, प्रॉक्सिमल कर, तो वो टिब्यूल है ऐसे, इट्स लाइक दिस। इसका मकसद यह है कि यहां ये स्पेस है और ये स्पेस कंटिन्यूस है किसके साथ, टिब्यूल के ल्यूमन के साथ। फ्लूइड इधर होता है, वो फ्लूइड यहां आएगा, कहां से, वो फ्लूइड आएगा, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहां ब्लड मौजूद होंगी आपकी कैपिलरीज, और उसका प्लाज्मा जो होगा वो फिल्टर होगा, जिसको यूरिन कहते हैं। तो फिल्टर, जाहिर है आप समझ सकते हैं कि यूरिन जो है वो क्या है, फ्लूइड है। अब जो फ्लूइड है यूरिन, तो फ्लूइड कहाँ से आएगा, वो जाहिर है हमारे बॉडी फ्लूइड से, और बॉडी फ्लूइड का ये गंदगी है जो बॉडी फ्लूइड की बाहर आती है, तो वो कहाँ से आएगी, प्लाज्मा से। तो प्लाज्मा फिल्टर करना होगा, और प्लाज्मा तब फिल्टर करेंगे जब ब्लड यहाँ पहुँचाएंगे, और ब्लड नेचर ने यहाँ पहुँचाया है तकरीबन 21% ऑफ योर टोटल कार्डियक आउटपुट तो सिर्फ 2 किडनीज में आता है। वो सारे जब 2 किडनीज में आएगा तो ये जो लाखों हमारे पास जो ये ऐसे बोमेंस कैप्सूल मौजूद है, तो हर एक को अपना अपना शेयर मिलेगा, और ये जो इतना कुछ आएगा तो वो आएगा कैसे, वो जाहिर है इसके लिए ब्लड चाहिए, और ब्लड जो चाहिए तो ब्लड का आप यहाँ पे हाल देखें कि ये ब्लड है कैसे, ये पहुँचा कैसे है, और ये ब्लड का इतना ज़्यादा सोर्स, इतने प्रेशर के साथ ये कैसे पहुँचता है यहाँ पर। आप यहाँ पे देखेंगे, अब देखें कि ये एओर्टा है, अब ये एओर्टा यहाँ से एओर्टिक ओरिफिस से एंटर हुआ है जैसे ही, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एओर्टा ने यहाँ पर ब्रांचेस दिए हैं, ये ब्रांचेस जो है इनको हम कहते हैं रीनल आर्टरीज। अब रीनल आर्टरी का देखें आप डायरेक्शन और इसका ल्यूमन देखें। अब अगर मैं ये आर्टरी ऐसे ले आऊँ, देखिए दोनों में फ़र्क देखें, जगह देखें एक जैसी है, ये 90 डिग्री पर है, अगर इसको मैं ऑब्लिकली यहां से उतारता ऐसे, देखो जगह सेम है, 90 डिग्रीज पे लेके जाना और ऑब्लिक लेके जाने में देखिए ल्यूमन में कितना फर्क आ गया। नेचर ने देखो ज्यादा फ्लो बनाने के लिए, किडनी में ज्यादा फ्लो देने के लिए नेचर ने क्या किया, उसको 90 डिग्री पे देखा, 90 डिग्री पे। अगर यही जगह इतनी होती, लेकिन मैं अगर इसको ऑब्लिक ले आता ना तो उसका ल्यूमन नैरो हो जाता। नेचर ने इसको 90 डिग्री पे रखा, और 90 डिग्री पे रखने की वजह से उसका इतना बड़ा ल्यूमन इतना, तो इतने रश करके इसमें फ्लूइड अंदर चला जाएगा, यानी ब्लड अंदर चला जाएगा, तो फ्लो उसको बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। और ये जो आर्टरी है इसका नाम है रीनल आर्टरी, और ये जो रीनल आर्टरी है ये यहाँ पर आपको मिली। अब क्योंकि ये सेंटर में मौजूद है ये एओर्टा, इसलिए रीनल आर्टरी की जो साइज़ होती है दोनों में ऑलमोस्ट सेम होती है, क्योंकि सेंटर में किडनी इक्वल डिस्टेंस पर है, तो वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगी यहाँ पर। अब रीनल आर्टरी इंटर हो रही है अंदर, कहाँ इंटर हो रही है, किडनी के हाइलम में, जहाँ से पहले से इमर्ज हो रहा है हमारा यूरेटर पेल्विस के नाम पे, ठीक है। अब होता यह है कि ये जो आप किडनी देख रहे हैं ना, यहाँ से किडनी बेसिकली दिखाई तो आपको एक ही दे रही है, लेकिन किडनी में एक्चुअली 5 सेगमेंट्स होती हैं, इसके 5 लोब्यूल्स होते हैं एक तरह से, इनको हम सेगमेंट्स कहते हैं, रीनल सेगमेंट्स, रफली ऐसे सर्जिकली 5 सेगमेंट्स में। जैसे तुम लोगों ने लंग में देखे थे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स 10 सेपरेटली, हर एक को अपनी आर्टरी, अपनी नर्व्स, अपने लिम्फेटिक्स, वेन उसकी बीचों बीच होती है। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जैसे आर्टरी अंदर इंटर होने वाली है जैसे, तो इसको पता है कि यहाँ पर 5 सेगमेंट्स हैं, वो 5 सेगमेंट्स में एक पोस्टीरियर सेगमेंट है और 4 इसके एंटीरियर सेगमेंट्स हैं, ऐसे 1 2 3 4, और ज़्यादातर कहाँ बड़ा सेगमेंट पीछे है। तो आर्टरी अंदर इंटर होने से पहले ही 2 ब्रांचेस बना लेती है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। और ये जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर आर्टरी अंदर इंटर होती हैं, तो जैसे उनको लगता है कि ये तो यूरेटर है, यूरेटर भी निकल रहा है, तो ये आर्टरी स्प्लिट होके एक यूरेटर के आगे और एक यूरेटर के पीछे, तो एक क्लैंप कर देती है सिजर की तरह। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आगे आ गई, एक पीछे चली गई। तो अरेंजमेंट क्या हुआ हाइलम के स्ट्रक्चर्स का, आर्टरी, यूरेटर, देन आर्टरी। जो पीछे है वो पोस्टीरियर सेगमेंटल आर्टरी, आगे वाली एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी। ये एंटीरियर सेगमेंटल आर्टरी जैसे अंदर एंटर होगी उसको पता चलेगा सेगमेंटें तो 4 हैं, तो ये 2 में स्प्लिट हो जाएंगी, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाली को पता चलेगा कि मुझे 2 को सप्लाई करना है, तो ये 2 में, और नीचे वाली भी 2 में, और पीछे वाली एक ही। तो ये ऐसे जो एंटर हो जाएंगी लाइक दिस, तो एक पीछे 4 आगे,
तो कितनी सेगमेंटल आर्टरी हो गई? तो इसका मकसद ये हो गया कि इनिशियली आपको मिली क्या? रीनल आर्टरी, जो बाहर से ही 2 में तो स्प्लिट हो ही गई है, लेकिन अंदर होते होते ये 5 हो जाएंगी। तो रीनल आर्टरी विल स्प्लिट इनटू हाउ मेनी? 5 सेगमेंटल आर्टरीज। तो जाहिर रीनल आर्टरी लार्ज डायमीटर है, तो सेगमेंटल का उससे थोड़ा कम होगा क्योंकि वो 5 में स्प्लिट हो गई। जैसे अंदर इंटर हो जाएगी किसमें? रीनल साइनस में। क्योंकि शुरू में कहाँ इंटर होता है आदमी? जैसे भी जो कुछ आता है सबसे पहले कहाँ एंटर होता है? हाइलम से। हाइलम से नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? वो खाली एरिया जिसका नाम है साइनस। तो ये साइनस में इंटर होगी। वो साइनस में से इंटर जैसे जैसे होगी, जैसे अंदर चली जाएगी तो फिर मटेरियल आ जाएगा और उसके अंदर ये पेनिट्रेट कर जाएंगी। और पेनिट्रेट कर जाएंगे तो किस में? पैरामिड में। कि पैरामिड के बीच में जो गैप्स हैं उसमें, ठीक है। और गैप्स का नाम है क्या? रीनल कॉलम्स। देखें यहां से आप कॉलम्स, दीज आर कॉल्ड रीनल कॉलम्स। तो हमने देखा कि ये रीनल कॉलम्स में एंटर हो जाएंगी। ये देखें ना, यहां से जैसे एंटर हो जाएंगी रीनल कॉलम्स में एंटर हो जाएंगी। कहां? ये जैसे आ गई कितनी? 5। तो फिर ये ऐसे रीनल कॉलम्स में, कुछ एक इधर तो एक इधर तो एक यहां तो यहां तो यहां। अब कितने हैं टोटल पैरामिड्स? 10 या 12। तो उसके बीच की स्पेसेस भी कितनी होंगी? 10-11 होंगी स्पेसेस। लेकिन हमारे पास आर्टरियां कितनी हैं? 5। तो वो 5-5 रहेंगी कि एक एक स्प्लिट हो जाएगी। तो हर एक कॉलम के अंदर एक एक आर्टरी अंदर इंटर हो जाएगी। किसकी ब्रांच? हर एक सेगमेंटल की ब्रांच। और जो अंदर इंटर हो जाएगी फिर उनका नाम पड़ जाएगा इंटरलोबार आर्टरीज। क्योंकि हर सेगमेंट कितनी सेगमेंट है? 5। अगर 5 सेगमेंट है तो हर एक के हिस्से में कितने कितने पैरामिड आने चाहिए? 2-2। तो इसका मकसद यह है कि हर 2 के बीच में आप देखेंगे कि एक स्पेस होगी, फिर अगले के बीच में एक स्पेस। तो ये इंटर हो जाएंगी किसमें? स्पेसेस में। तो ये अगर एक आपकी सेगमेंट है तो हर सेगमेंट में अगर आपको 2-2 पैरामिड आ जाते हैं तो एक एक पैरामिड को तुम लोब कह सकते हो। और इसके बीच की स्पेस को तुम अगर रीनल कॉलम न कहो तो इंटरलोबार स्पेस भी कह सकते हो। तो उसके अंदर आने वाली आर्टरी का नाम तुम इंटरलोबार आर्टरी। इसका मकसद क्या हो गया कि अगर आप आर्टरियों को स्प्लिट करो तो सबसे पहले थी क्या? और उससे बनी आपकी 5, और इससे बनी कोई 10 के करीब इंटर लोबार आर्टरी। ये समझ गए यहां तक? इसका मकसद ये है कि ये जो इस वक्त मैं ये रेड कलर की दिखा रहा हूं बिटवीन व्हाट? 2 पैरामिड्स। तो ये आर्टरी कौन सी होनी चाहिए? इंटरलोबार आर्टरी। और ये पूरे कॉलम को ट्रेवल करने के बाद जैसे ही ये कार्टेक्स में एंटर हुई है बिटवीन कार्टेक्स एंड मेडुला की जंक्शन पे, तो यहां आ जाएगा क्या? बेस। तो ये क्यों ना ये टी जंक्शन बना ले, यहां पर एक एक बेस के ऊपर ऐसे चली जाए, दूसरे के ये समझ गए? ये सीधी कि आर्च लाइक। तो नाम ही क्यों नहीं डाल देते आर्क्यूएट आर्टरीज? तो जो अगली आर्टरियां होंगी क्या? आर्क्यूएट। अगर ये 10 हुई इंटरलोबार तो 20 हो जाएंगी आर्क्यूएट। ये 10 और 20 नहीं, ज्यादा ही होंगी, लेकिन इस तरीके से आप समझ सकते हो। यू कॉल आर्क्यूएट आर्टरीज। और खुद सोच सकते हो कि रीनल ज्यादा बड़ी, सेगमेंटल हुई तो उससे कम, और हुआ तो इंटरलोबार उससे भी कम, और सेगमेंटल हुई ये जो आर्क्यूएट है तो उससे भी कम। तो आप अंदाजा लगाएं इनका डायमीटर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और डायमीटर कम होता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा जो वाटर अंदर फ्लो किया है हमने, और जो आप आस्ते आस्ते इस तरह करते जा रहे हो तो आप अंदाजा लगाएं उसका प्रेशर कितना जबरदस्त होगा। तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब यहां से जैसे ये आप बोल सकते प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो अभी हैं तो आर्टरीज ही ना। जो फिल्टर जो होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो होगा, जो प्लाज्मा फिल्टर जो करेंगे, तो उसके लिए तो हमें कैपिलरीज चाहिए। ये अभी आप आर्टरियों का खेल ही खत्म नहीं कर रहे हो। ये कब आएंगी कैपिलरीज और कब ये सिलसिला होगा? तो कैपिलरीज भी जल्दी आ जाएंगी, लेकिन कैपिलरी से पहले आर्टीरियोल्स तो आएंगे ना। अभी फिलहाल ये क्या बन गए आपके? कहाँ मौजूद हैं ये कार्टेक्स और मेडुला के जंक्शन पे हैं। अब जाके आप क्या करेंगे, इन आर्क्यूएट आर्टरीज से आप एक लंबी लंबी आर्टरियां ऐसे भेजेंगे, किसमें? कार्टेक्स में, ऐसे करके। इनका नाम होता है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। तो आर्क्यूएट से निकली बेशुमार क्या? इंटरलोब्यूलर। तो और इसका डायमीटर थिन, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज।
और अब जाके बिलाखिर आप समझ ये कब खेल खत्म करेंगे, ये आर्टेरियोल इतने पतले हो गए हैं, आर्टरीज इतनी, क्या प्रेशर डेवलप होगा और कब आप करेंगे, कब आर्टेरियोल आएंगे और कब जाके कैपिलरीज आएंगे। तो बिलाखिर इन इंटरलोब्यूलर आर्टरीज से अब हम जो निकालेंगे ये होंगे आर्टेरियोल। तो ये सारे आर्टेरियोल होते किधर हैं, कार्टेक्स में। और ये जो आर्टेरियोल इस तरह के कार्टेक्स में होंगे तो बिलाखिर आर्टेरियोल, एक एक आर्टेरियोल जो आप यहां से लेंगे इसको आप स्प्लिट कर देंगे बिलाखिर अल्हम्दुलिल्लाह कैपिलरीज में। और ये जो कैपिलरीज होंगी ना, जहां पर ये देख रहे हैं ना, ये बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं यहां पर। इस बंच को, इस ग्लोब्यूल को, इस चीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये ग्लोमेरुलस पनाह ले लेता है किसमें, वो उस कप लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हमने अभी अभी यहां पर डेवलप किया था, ऐसे डबल बना के, ऐसे लाइक दिस, ऐसे ये इसके अंदर पनाह ले लेता है, वो कप लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है बोमेंस कैप्सूल। और ये जो इस वक्त यहां पे देख रहे हैं ये है हमारा ग्लोमेरुलस, जो है दरअसल कैपिलरीज। और यही वो जगह है जहां से फिल्ट्रेशन होगी। ये है छलनी है एक तरह से, जिसमें सुराख भी बड़े बड़े हैं, और बड़े सुराख होंगे तो जो पानी इतनी जोर से आप ला रहे हैं वो फिल्टर भी जल्दी हो जाएगा। और ये फिल्टर हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन का खेल कहां होता है, ग्लोमेरुलस में। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यही वो जगह है जहां अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होगा वो डिफेक्टिव हो जाएगा, और फिर हम कहेंगे कि हो गया उसको रीनल फेलियर। क्योंकि यहाँ से अब छलनी से आप अगर आप अपनी चाय को यहाँ से फिल्टर करते हैं तो अगर वो छलनी ब्लॉक हो गई तो वो आप खुद समझ सकते हो कि वो छलनी के ब्लॉक होने की वजह से या उसके सुराख बड़े हो गए तो पता चलेगा कि वहाँ से वो आपकी काम की चीज़ें भी वहाँ से निकल के नीचे चली जाएंगी, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स, जिसका ज़रा भी आप बाहर अफोर्ड नहीं कर सकते टू बी वेस्टेड इन द यूरिन। तो वो बड़े बड़े प्लाज्मा प्रोटीन, आप पता चलेगा कि एक दिन के अंदर 3 ग्राम प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन में ज़ाया किया है आपने, और ये अगर ज़ाया किया तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि प्रोटीन यूरिया है उसको। और ये हो जाता है डायबिटिक्स में भी, ये हो जाता है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में भी, और इसके साथ साथ और बहुत सारी डिजीज़ में। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये इस जगह पे यहाँ पे मौजूद मिलेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं क्या, तो हमने कप दिया उसको यहाँ पर, बोमेंस कैप्सूल। और ये जो बोमेंस कैप्सूल है इसके 2 लेयर्स हैं, एक वो जो ग्लोमेरुलस को टच कर रहा है जिसको हम कहते हैं विसरल लेयर, और दूसरा जो ग्लोमेरुलस उसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये देखिए ये कर रहा है टच, इसको कहते हैं विसरल। और जो रिफ्लेक्ट होके ये आ गया इसको कहते हैं पैराइटल लेयर। दैट विल बिकम कंटिन्यूअस विद द वॉल्स ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल। और जहां इन 2 लेयर्स के बीच में, किसके, बोमेंस कैप्सूल के 2 लेयर्स के बीच में ये स्पेस है बोमेंस स्पेस, जो प्लाज्मा के फिल्टर के बाद मटेरियल पहले यहीं आएगा और यही इसको पास ऑन करेगा किसमें, ल्यूमन ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल में, और वही वहां से बहता हुआ चला जाएगा इनटू द लूप ऑफ हेनली में, और वही फिर वहां से चलता हुआ आएगा इन द डिस्टल में, जो इसको पोर कर देगी इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और कलेक्टिंग डक्ट इसको कलेक्ट करके माइनर कैलेक्स में, माइनर मेजर में, और मेजर इसको। तो इसका मकसद यह है कि अभी जितना भी यहां से निकला है इसको यहां पे हम कहते हैं क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि अभी ये यूरिन नहीं है, ये फ्लूइड है, अभी यूरिन नहीं है ये। इसके अंदर बहुत सारे आपके वो सब्सटेंसेस भी आ गए हैं जो आपके लिए काम के हैं। इसमें ग्लूकोज भी आ गया है, प्लाज्मा प्रोटीन्स तो नहीं आई हैं, लेकिन अमाइनो एसिड्स आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें, ग्लूकोज सब कुछ आ गया है यहाँ पर। लेकिन सब कुछ आ ज़रूर गया है, लेकिन पहुँचते पहुँचते हमें पता चलेगा, और सब कुछ क्या, वाटर तो आया ही होगा। और आपको हैरानी होगी कि 1 मिनट के अंदर इस कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस से बोमेंस स्पेस में जो फ्लूइड आया है, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, 1 मिनट के अंदर कोई 125 ml फ्लूइड इसमें आ जाता है 1 मिनट में, जिसमें मोस्ट ऑफ इट्स वाटर। और उस वाटर में डिजॉल्व होते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, मेनी थिंग्स आल्सो एंड मेनी इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सारे इसी के अंदर होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं आती पाती, थैंक गॉड, क्योंकि ये ब्लड जब फिल्ट्रेट होता है, जब ब्लड यहाँ से गुजरता है बोमेंस कैप्सूल से ग्लोमेरुलस से, तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर ब्लड के सेल्स नहीं आते,
कितना गुजरा है यहां से 1 मिनट में? 1 मिनट में 1 मिनट में ब्लड कितना गुजरा है? 21% ऑफ कार्डियक आउटपुट। टोटल होता कितना है? कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। चलो 20% काउंट कर लो, चलो रफली राउंड फिगर 20%। 1 लीटर माने सीधा सीधा बोलो 1 लीटर इन 1 मिनट। उसमें से फिल्टर क्या होगा? सेल के प्लाज्मा। तो टोटल 1 लीटर में रफली समझ लो कि आधा प्लाज्मा है, आधे सेल्स 45% और प्लाज्मा 50, हाफ हाफ कर लो, चलो रफली कर लेते हैं। तो कितना प्लाज्मा कितने सेल्स? 500 ml सेल्स एंड 500 ml प्लाज्मा। सेल्स में से एक भी जरा नहीं जाएगा। इसका मकसद है कि जो ब्लड आता है उसका फिल्टर कितना हो सकता है? हाफ फिल्टर हो सकता है। वो जो हाफ फिल्टर होता है वो हाफ पूरा ही फिल्टर हो जाए तो पीछे तो सिर्फ सेल रह जाएंगे। तो ऐसा तो होगा नहीं कि सारा ही प्लाज्मा चला जाए। तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो ना, ये कितना 500 जो, तो इसका मकसद है कि 1 मिनट में जो मैं कह रहा हूं कि 20%, तो प्लाज्मा कितना दरअसल भाई 20% ऑफ द टोटल ब्लड, टोटल कार्डिक आउटपुट, जो टोटल कार्डिक आउटपुट है आपका 5 लीटर, तो उसका 20% हुआ आपका 1 लीटर। 1 लीटर ब्लड कह रहा हूं, तो प्लाज्मा कितना? उसका आधा। आधा मीन्स, तो इसका मकसद ये कि सेल तो फिल्टर होते ही नहीं है, तो होगा कितना? 5 लीटर्स में से कुछ होगा। और जब मैंने नजर डाली तो पता चला कि 1 मिनट में 125 फ्लूइड आ गया है। तो टोटल प्लाज्मा का कितना? क्वार्टर ऑफ दिस। यानी 1 मिनट में तुम्हारा 5 लीटर ब्लड है, उसका कितना प्लाज्मा किडनी बाहर फेंकेगी, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट करेंगे? 125। इसका नाम होता है, इसको कहते हैं GFR। ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में कितना प्लाज्मा फिल्टर किया ब्लड का? कितना किया? 125। अगर मैं ये मान लूं कि 125 जो GFR है, 125 जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये यूरिन है। ये फिल्टर क्यों किया है? कि बाहर फेंका जा सके। अगर मैं 125 को बाहर फेंकता हूं, मैं कहता हूं कि जो निकला ये यूरिन है, तो इसका मकसद है कि 1 मिनट में कितना यूरिन बनने वाला है? 125। अगर 1 मिनट में 125 बना तो फिर 1 घंटे में कितना? 125 ml है। ये लगाओ हिसाब जरा कैलकुलेटर पे। 125 कितना? एक आदमी बताया, एक आदमी 7.5 ये है, ठीक है। तो ये 7 लीटर 7.5 लीटर इन जस्ट 1 आवर। तो आप खुद अंदाजा लगाएं, इसको 24 से एक दिन का करें। हाँ 180, चलो ऐसे ही बोल रहे हो, समझे? 1,80,000 लीटर। अब मुझे आप बताएं, घर के बड़े टैंक जितना यूरिन कोई पास करता है 1 दिन के अंदर? तो इससे मतलब जाहिर ये हुआ कि ये 125 जो है ये यूरिन नहीं है, ये 125 जो है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। ये यूरिन बनते बनते यानी लास्ट मोमेंट तक आते आते, मतलब कहाँ आते? ये कलेक्टिंग डक्ट से जो भी मटेरियल, जो भी फ्लूइड आया तुम्हारे माइनर कैलेक्स में, तो ये फाइनल है। इसका मकसद ये है कि बोमेन कैप्सूल से जैसे ये आया प्रॉक्सिमल कैरोटिड ट्यूब्यूल में, लूपा फेनली में, डिस्टल में, कलेक्टिंग डक्ट में, इस दौरान इसमें बहुत सारी चेंजेस आएंगी। इसका मकसद है कि बहुत सारी चेंजेस का मकसद यह है कि ये जो 125 यहां से स्टार्ट हुआ था ना, ये यहां से आते आते 1 मिनट के अंदर सिर्फ 1 ml माइनर कैलेक्स तक पहुंचेगा। रास्ते में 124 ml
वापस चला जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका मकसद ये है कि 1 मिनट में कितना यूरिन बनेगा, 125 नहीं, ओनली 1 ml। तो आप खुद सोच सकते हो कि 1 घंटे में कितना, 60 ml। तो 3 घंटे में कम से कम 200 ml, हर 3 घंटे में 200 ml का यूरिन पास कर सकते हैं, वो करते हैं, डिपेंड करता है। समझ गए? 3 से 4 घंटे में 200 ml यूरिन बन जाता है, और 100 ml और 150 ml बन जाए तो यूरिन की डिजायर शुरू हो जाती है, और 200 हम पास कर लेते हैं। तो दिस इज एक्चुअली समथिंग कॉल्ड हियर। तो यहां से रास्ते में क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। अब अगर यहां से आप समझें ये चीज, अब यहां से आप देखें कि ये इस वक्त क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ग्लोमेरुलस, जो आप यहां पे देखा। और ये ग्लोमेरुलस किधर से आया है, ये देखें इंटरलोब्यूलर आर्टरी से, और यहां से आया आर्टीरियोल, इससे स्प्लिट हुआ हमारा। और ये आर्टीरियोल जब यहां आया तो इधर से हो गया हमारा फिल्टर, और फिल्टर हो गया तो आपको पता है कि आगे से कहां चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस की, अब ये रीयूनाइट होके क्या बनना चाहिए, वेन्यूल। क्या होता है, कैपिलरी जो रीयूनाइट होती है क्या बन जाती हैं, वेन्यूल, और वेन्यूल वेन में ओपन हो जाता है। हमने जो देखा यहाँ पर कि ये जो ग्लोमेरुलस है, जो आर्टीरियोल के स्प्लिट होने से बना था, ये जब रीयूनाइट हुआ तो उसने फिर आर्टीरियोल बना दिया है। अब सर ये तो अभी वेन्यूल बनना था, हम तो वेन्यूल एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये तो एकदम से फिर आर्टीरियोल बन गया। इसका मकसद यह है कि ग्लोमेरुलस जो है ये 2 आर्टीरियोल्स के बीच में फंसा हुआ है। एक आर्टीरियोल वो है जो इसकी तरफ ब्लड को लेके आता है, और दूसरा फिल्टर के बाद लेके वापस भी जाता है। अब सर वापस जाने वाले को तो वेन कहते हैं, वापस जाने वाले को इसको भी आर्टीरियोल ही कहते हैं। इसका मकसद है कि ग्लोमेरुलस के साथ 2 आर्टीरियोल्स कनेक्टेड हैं। एक जो ब्लड लेके आता है टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, इसको बोलते हैं, यहाँ पर जो जाता है इसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। जो उसको छोड़ के जा रहा है उसमें क्या दोनों में ब्लड की कंपोजिशन सेम है, जाने वाले में और आने वाले में, क्या दोनों में ब्लड की कंपोजिशन सेम है? फर्क क्या है, एक में होल ब्लड है, जैसे है इफरेंट में वो होल ब्लड नहीं है, उसमें से ब्लड में कंपोजिशन में चेंज आ गई है। क्या चेंज आ गई है, 125 प्लाज्मा माइनस हो गया है उसमें। तो अब मुझे बताएं कि एफरेंट आर्टीरियोल जो अंदर आ रहा है और जो जा रहा है, दोनों में से ज्यादा थिक और गाढ़ा ब्लड किस में होगा? एफरेंट में गाढ़ा उसमें होगा, और इसमें पतला होगा। चलो एफरेंट को छोड़ो, आने वाले में ब्लड गाढ़ा होगा कि जाने वाले में ब्लड गाढ़ा होगा? दूध आ गया है घर में, उसको तुम लोगों ने हांडी में पकाया है 1.5 घंटे के बाद, अब वो और वो जो आने वाला है, दोनों में फर्क क्या होगा? आने वाला पतला होगा कि पकने के बाद वाला वो पतला होगा? वो तो मावा हो जाएगा, वो तो रबड़ी हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसको बॉयल करके करते उसका पानी भाप करके उड़ा दिया है। तो इसका मकसद ये है कि ये जो आने वाला है एफरेंट आर्टीरियोल, वो ग्लोमेरुलस से जब गुजरेगा ब्लड तो वो तो फिल्टर हो गया 125। तो अब जो जा रहा है ब्लड उसमें पानी कम है कि ज्यादा है? क्योंकि फिल्टर हो गया। तो इसका मकसद है कि जाने वाला जो ब्लड है इफरेंट आर्टीरियोल का ब्लड, उसके अंदर जो ब्लड होगा वो थिकर होगा, गाढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसका पानी कुछ कम हो गया है। कितना कम हो गया है भाई? 125 ml कम हो गया है। तो जाहिर है पहले और दूसरे में फर्क हो जाएगा। अब ये जो दूसरा आर्टीरियोल बना रहे हैं, आर्टीरियोल की तो आदत होती है कि वो हमेशा कैपिलरीज बना देते हैं, तो क्या हम दोबारा कैपिलरीज बनाने वाले हैं? बिल्कुल ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर हम इस आर्टीरियोल को, इफरेंट आर्टीरियोल को तोड़ेंगे। यहां पर क्या बनाएंगे? कैपिलरीज, एक और नेटवर्क कैपिलरीज का। और वो कैपिलरीज का नेटवर्क हम नीचे भी लेके जाएंगे, किसमें? पिरामिड्स में। और वो जो पिरामिड्स में लेके जाएंगे तो नीचे जो ये डक्ट है और नीचे जो लूप है, क्या इसको सराउंड नहीं करेंगी क्या ये कैपिलरीज? ऐसा क्यों हमने किया? ऐसा इसलिए किया है कि ये 125 जो वाटर हमने यहां से रिजॉर्ब, जो यहां से फिल्टर कराया है, क्या वो आएगा नहीं क्या नीचे? क्या उसको जाने दें और यूरिन बनने दें कि उसको रीअब्सॉर्ब करवाएं?
तो रीएब्जॉर्ब कहाँ से होगा? जाहिर है इस पैरामिड के अंदर जो हमने ये कैपिलरीज भेजी हैं, उन्होंने क्या किया, इसको वापस सक कर लेंगी इसको, और जब सक कर लेंगी तो इसी का नाम होता है रीएब्जॉर्प्शन। और ये जैसे जैसे जाएंगी तो ये वाली जो कैपिलरीज हैं इसको हम एक और कैपिलरी का नेटवर्क बोलेंगे। अब की बार क्या ये ग्लोमेरुलस है कि ये सीधी आर्टरी, सीधी, इनको वेसा रेक्टा भी कहते हैं, वेसा रेक्टा, वेसल्स जो स्ट्रेट हैं, और ये जो स्ट्रेट हैं तो ये यहां पर होंगी। ये किसको सराउंड करती हैं? कलेक्टिंग डक्ट को और टिब्यूल्स को और लूप ऑफ हेनली वगैरह को, इसलिए हम इसको कहते हैं पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। और ये अब जब रीयूनाइट होंगी तो अब आप घबराएं नहीं, अब वेन्स बनेंगी, क्योंकि अब ये नहीं है कि फिर आर्टेरियल बनेंगे और फिर एक और तीसरा कैपिलरी नेटवर्क होगा, नहीं, ये दो ही कैपिलरी नेटवर्क होते हैं, एक से फिल्टर होता है और दूसरा रीअब्सॉर्ब करता है। और जहां से जब ये आएंगी तो ये बन जाएंगी क्या, ये वेन्स बन जाएंगी, और जैसे वेन आएंगी तो फिर वो रिटर्न करें, अब हो जाएगी इंटरलोब्यूलर वेन्स, वो ज्वाइन करेंगी आर्क्यूएट को, वो ज्वाइन करेंगी इंटरलोबार को, वो जुड़ेंगी तो सेगमेंटल, और वो जुड़ जाएंगी तो रीनल वेन, और वो छोड़ देगी किसको, ये आपके रीनल साइनस में, और वो छोड़ेंगी किसको, हाइलम को। तो हाइलम का ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? नंबर में अगर देखा जाए तो कितने इंटर हुए थे? एक 2 के 3, एक रीनल पेल्विस शुरू हुआ था और 2 आर्टरियां एंटर हुई थी इस तरीके से। अब आ जाएगी चौथी स्ट्रक्चर, वो होगा क्या, वेन होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वेन आएगी उसका इन 3 चीजों के साथ क्या रिलेशन होगा? क्या ये इससे डीप होंगी या इन सभी से सुपरफिशियल होंगी? ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे होंगी। अब यहां से आप देखें और दोनों में फर्क देखें, आर्टरी में और आपके वेन में। ये देखें आप यहां, अब देखें ये है एओर्टा। एओर्टा जो है, this is actually lying and passing through your aortic orifice, and now it is lying on the bodies of your lumbar vertebrae, and at the level of your vertebra number 4 it splits into the 2 common iliacs। ये देखिए 2 common iliacs ऐसे हैं, और जैसे ये at the top of the pelvis आएंगी तो इसके लिए डिलेमा होगा, तो क्या करें, पेल्विस के अंदर चली जाएं कि अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट जाके लोअर लिम्ब में भी जाएं, कि दोनों ही काम करें? तो इसका मकसद यह है कि ये 2 कॉमन इलियक्स जब इसके टॉप पे पहुंचेंगी एट दी ओवर दी पेल्विस तो 2 में स्प्लिट हो जाएंगी, एक अंदर चली जाएगी इंटरनल इलियक और एक बाहर जाएगी। और जो बाहर जाएगी तो इसको तो आप पहले से ही जानते हो कि अंडर द इंग्वाइनल लिगामेंट मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे उसका नाम बाद में फीमोरल हो जाता है। तो जो बाहर जाएगी उसका नाम एक्सटर्नल इलियक, जो अंदर जाएगी उसका नाम इंटरनल इलियक। तो ये वो जगह है जहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल इलियक की बाइफर्केशन यानी कॉमन की बाइफर्केशन हो जाती है। और ये जो कॉमन की बाइफर्केशन हो जाती है तो ये वो जगह है जहां से आपका यूरेटर भी यकीनन क्रॉस करता है। वो जब क्रॉस करता है तो ये दूसरी जगह है जहां पर यूरेटर पे कंस्ट्रक्शन होती है, और ये वो दूसरी जगह है जहां पर ये एरो दिखाया है। इस जगह पे भी स्टोन फंस सकता है अगर ऊपर से नीचे उतर आया तो, कि ये कंस्ट्रक्शन है। और तीसरी कंस्ट्रक्शन आगे चल के पेल्विस में देखेंगे। तो ये 2 कंस्ट्रक्शंस यहां पर हम देखेंगे। तो इसका मकसद ये है कि ये तो आपका 2 कॉमन इलियक्स हो गई। अब ये क्या सिर्फ एओर्टा जाएगा कि इंफीरियर वेन का वापस भी आएगी, ठीक है ना? अंदर से आएगी इंटरनल इलियक वेन, इधर से आएगी एक्सटर्नल इलियक वेन, क्या ये दोनों जुड़ेंगी नहीं क्या, और बन जाएगी कॉमन इलियक वेन। और ऐसी कॉमन इलियक वेन आपको राइट से भी मिलेगी। अब ये दोनों की दोनों 2 कॉमन इलियक्स वेन दे विल जॉइन हियर मच इंफीरियर। ये होती है तकरीबन यूं समझ लो कि 5th लंबर वर्टिब्रा के करीब। अब ये कॉमन इलियक जुड़ रही है यहां से। अब इनका जुड़ना जो है, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा को ओपन होना है राइट एट्रियम में, इसलिए इंफीरियर वेना केवा एओर्टा के, हालांकि बनी उस एओर्टा के पीछे है, एओर्टा के आगे है कि पीछे, पोस्टीरियर टू द एओर्टा है, डीपर टू द एओर्टा है, ऐसे अंदर से ये इस तरीके से है, और है भी इंफीरियर लेकिन मिड में नहीं है, राइट पे है। इसका मकसद यह है कि आपकी लेफ्ट कॉमन इलियक राइट कॉमन इलियक के साथ जुड़ जाती है बिहाइंड व्हाट, बिहाइंड एओर्टा, बिहाइंड एओर्टा कि बिहाइंड कॉमन इलियक आर्टरी, क्योंकि एओर्टा तो यहीं खत्म हो गया। अगर तुम बने हो इससे नीचे तो इसका मकसद है कि तुम्हारा रिलेशन किसके साथ होगा, कॉमन इलियक के साथ। किस कॉमन इलियक के साथ, लेफ्ट के राइट, राइट के साथ। तो इसका मकसद ये हो गया कि इंफीरियर वेना केवा इज फॉर्म्ड बिहाइंड द राइट कॉमन इलियक आर्टरी
बिलो द बाइफर्केशन लेवल ऑफ योर एओर्टा, क्योंकि ये राइट साइड पर है। तो ये देखिए राइट साइड पर बना यहाँ पर। इसका मकसद है कि अगर दोनों को जोड़ोगे तो लंबी कौन सी होगी इलियक वेन? लेफ्ट इलियक वेन, लेफ्ट कॉमन इलियक, राइट कॉमन इलियक? क्योंकि आप ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे, तो लेफ्ट कॉमन इलियक विल बी लॉन्गर देन राइट कॉमन इलियक। ये आप दोनों जुड़ गए और ये आप आ गए। देखो आप देखें उम्मन लॉजिक क्या बनती है। आपकी बाइफर्केशन हो गई यहाँ पर फॉर एग्जांपल L4 पे, ठीक है ना, ये दो कॉमन इलियक्स आर्टरी बन गई। आपकी ये जो आर्टरी बन गई, इनकी साइजें तो एक जैसी होंगी क्योंकि ये मिड में है, लेकिन क्योंकि आपकी इंफीरियर वेना केवा बन रही है राइट साइड पे, और ये बन भी कहाँ रही है? L4 पे नहीं, नीचे। तो नीचे किसके साथ रिलेशन डेवलप होगा? एओर्टा के साथ के उसके एक ब्रांच के साथ। और क्योंकि राइट पे बन रहे हैं तो किसके साथ? राइट कॉमन इलियक के साथ। तो इसका मकसद है कि आप यहां कहां बन रहे हैं? इस जगह पर। अगर इस जगह पर बन रहे हैं तो किससे? दो कॉमन इलियक वेन से। तो दो कॉमन इलियक वेन में से एक ये होगी और एक ये होगी, तो कौन सी लंबी होगी? ठीक है ना, लेफ्ट कॉमन इलियक वेन विल बी लॉन्गर देन द राइट कॉमन इलियक वेन एंड इट्स बीन फॉर्म्ड हियर। अभी तो यहां इसके पीछे है ये से। इसका मकसद ये है कि ये आप इसको इस तरीके से ले आएंगे लाइक दिस। अभी आपकी ये एओर्टा है, ये इसके पीछे है यहाँ पर अभी तो, लेकिन जैसे जैसे ये आगे आएगा, कौन? इंफीरियर वेना केवा, ये और आगे होता जाएगा, क्योंकि उसको ओपन होना है किसके अंदर? राइट साइड पे। वो तो है ही, लेकिन साथ साथ इसको ओपन होना है मच एंटीरियरली सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में। वो सेंट्रल टेंडन डोम यहाँ है। एओर्टा को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एओर्टा जो है वो ऐसे जाता गया और उसने वर्टिब्रा को छोड़ा ही नहीं। लेकिन वो डोम ऑफ द डायफ्राम में यहाँ है हमारे राइट साइड पे क्या? केवल ओपनिंग। तो ये यहाँ पर क्या ये अफोर्ड कर सकती है इंफीरियर वेना केवा के ये वर्टिब्रल कॉलम को छोड़े ही ना, ऐसे चलती जाएगी तो ये तो ऐसे चली जाएगी। उसको जाना है यहाँ, तो क्या करना होगा? अगर ये ऐसे एंटीरियर ऐसे गई, तो अब की बार जब हाइलम से निकलेगी आपकी रीनल वेन, तो रीनल वेन हाइलम में आर्टरी के पीछे किस सबसे सुपरफिशियल होगी। क्यों? क्योंकि जिस वेन में उसको जाना है वो खासी एंटीरियर आ गई है, तो जाहिर है ऐसे ही जाएगी ना, समझिए। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये जाएगी क्या? ये वेन ओपन होगी। इसका मकसद है कि हाइलम में सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन होगा? वेन होगी। और उसके बाद कौन होगा? और उसके बाद कौन होगा? और उसके बाद फिर। तो इसका मकसद ये है कि ये VAUA अरेंजमेंट होता है। V फॉर वेन, A फॉर आर्टरी, U फॉर यूरेटर, A फॉर फिर आर्टरी। समझ गए? तो ये इस तरीके से यहां पर मौजूद मिलेगा आपको। तो इट विल बी लाइक दिस आल्सो। तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और दोनों में देखिए फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो वेन है और ये है तुम्हारी इंफीरियर वेना केवा, तो ये इंफीरियर वेना केवा जो इतना आगे आ गई है तो राइट साइड पर ना, तो किस किडनी के करीब हो गई? राइट किडनी के। इसका मकसद है कि राइट किडनी जब अपनी राइट रीनल वेन देगी तो उसकी साइज और वो जो लेफ्ट रीनल वेन देगी उसकी लेंथ में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो कौन सी वेन लंबी होनी चाहिए? तो लेफ्ट रीनल वेन इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स लॉन्गर देन द राइट रीनल वेन। अंडरस्टैंड? और इसका बड़ा आगे इम्प्लीकेशन है। तो यहाँ इस वेन को हम यहाँ पे देखें तो इसका मकसद ये है कि ये जो राइट और लेफ्ट वेन्स होती हैं उनमें से जो लेफ्ट होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं। ऐसी लंबी वेन तुमने यहाँ पे भी देखी थी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन, जो राइट और लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में लेफ्ट लॉन्गर। फिर अभी आप तुमने देखी यहाँ पर लेफ्ट रीनल वेन लॉन्गर, फिर यहाँ पे तुमने देखी लेफ्ट कॉमन इलियक वेन लॉन्गर। ये सारी वेन्स लॉन्गर होती हैं लेफ्ट साइड पर। अब ये जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये इसके हाइलम के स्ट्रक्चर्स हैं। और ये आपका ब्लड वापस आ गया, वो वापस आ गया। इसकी ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुई है इतनी, लेकिन इसकी गंदगियाँ खारिज हो चुकी हैं। और इसके अंदर ये जो ब्लड वापस आ गया वो फिर ब्लड का हिस्सा बन गया। और इस हिसाब से आपने बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने वहाँ से रिमूव कर दिए हैं और वो यूरिन बन चुके हैं। और यूरिन जो हमारा यूरेटर से आस्ता आस्ता पास होता होता ये इंटर हो गया है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो ये वेसल्स की जो हायरार्की है ना, ये आर्टरी किस तरीके से यहाँ पर स्प्लिट होती हैं, तो ये आप पूरी हायरार्की लिखेंगे यहाँ पर। आर्टरी, सेगमेंटल, इंटरलोबार, आर्क्यूएट,
interlobular, and then efferent arterioles, glomerulus, efferent arteriole, and then peritubular capillaries, then written the veins, etc. like ये पूरी हायरार्की आप लिखेंगे। हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, 5 अरेंजमेंट दे सकते हैं, जो सही अरेंजमेंट होगा उस पर टिक करेंगे आप। इसका मकसद है कि आर्टरीज का अंदाज़ा हो जाना चाहिए और यहाँ पता होना चाहिए कि कार्टेक्स के अंदर क्या क्या मटीरियल है और पैरामिड में कौन है और रीनल कॉलम्स वगैरह में कौन है, मेजर माइनर कैलेसिस किस तरह, ये अंदर स्ट्रक्चर है हमारे किडनी का। और यही आप, मेरा ख्याल है शायद 3rd सेमेस्टर के अंदर जब एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको कराया जाएगा, या शायद करा रहे होंगे सर, मेरा ख्याल है, या 3rd सेमेस्टर में कराएंगे, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर वहाँ पर आपको काम आएगा। और ये एनाटॉमी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि फिजियोलॉजी आपको आगे से समझ में आए। अब इसके साथ आप यहाँ पे देखें कि मेडुला और कार्टेक्स को देखने के बाद, रीनल साइनस, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, जब आप यूरेटर्स में जाते हैं तो आप देखें यूरेटर्स की लोकेशन क्या है। ठीक है, यूरेटर्स को आप यहाँ पे देख चुके हैं, यहाँ पर कि इसका कोर्स देखें कैसे हैं, ये किस पे लाया कर रहे हैं, सॉस मेजर पे। और इस जगह पर जो वर्टिब्रल कॉलम है, बड़ा बात नहीं करो, ये जो वर्टिब्रल कॉलम आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है लंबर वर्टिब्री। तो ये लंबर वर्टिब्री हैं और लंबर वर्टिब्री से निकलते हैं उसके ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो इसको नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मसल जो ओरिजिन है, मसल इनको छुपा रहे हैं। तो जब ये यहाँ से निकल रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली अगर आप एक्सरे लेंगे ना, तो ये उनके टिप्स के साथ कोइंसाइड करते हैं। तो दे विल बी एक्चुअली बी रिलेटेड टू द टिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ लंबर वर्टिब्री। फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके नीचे क्या होंगी, टिप्स होंगी किसकी, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस की। और इसी तरीके से ये कॉमन इलियक आर्टरी की बाइफर्केशन को क्रॉस करता हुआ ये पेल्विस के अंदर इंटर हो गया। अब ये जितना भी आप यहाँ पे यूरेटर देख रहे हैं, यूरेटर को अगर हाथ पकड़ेंगे ना ऐसे, तो यूरेटर इज एक्चुअली वेरी थिक, इसकी वाल बहुत थिक है। अगर यूरेटर को हम यहाँ पे देखेंगे तो उसकी वाल इज वेरी वेरी थिक। कैसे? आप देखिए कोई ट्यूब होता है ना, जैसे कोई पाइप जैसे होते हैं जो पानी देने के लिए, एक पाइप ऐसा होता है जिसकी वाल ऐसे होती है, अंदर जगह बहुत ज़्यादा है। जैसे आम सा पाइप होता है और उसके ऊपर अगर कोई चीज़ हम पाँव रख दें तो पानी बंद हो जाता है। एक पाइप ऐसा होता है जिसकी वाल इतनी थिक होती है और अंदर का ल्यूमन जो है वो नैरो होता है। इसका मकसद है कि इसमें जो, और इसके ऊपर अगर हम पाँव भी रख दें फिर भी ल्यूमन उसका बंद नहीं होता। इस किस्म के पाइप आपने कहाँ देखें? ये तो वो है जिसमें गार्डन से हम पानी वानी देते हैं। हाँ हाँ, इस किस्म के पाइप आपने कहाँ देखे? पेट्रोल वाले भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो भी होंगे यकीनन इतने थिक के उसके ऊपर आप पाँव रख दें तो वो बंद नहीं होते होंगे। बिल्कुल। गैस के चूल्हे में जो पाइप वो येलो कलर का लगा हुआ होता है ना, वो उसका ल्यूमन देखें ना, इतना होता है, लेकिन उसका जो थिकनेस है वो यूरेटर आपका ऐसा है। और जो ऐसा थिक है तो इसकी थिकनेस किस वजह से है? मसल की वजह से। इसमें इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है, इनर लॉन्गिट्यूडिनल आउटर सर्कुलर है, उल्टा है इसमें इंटेस्टाइन से। और थिकनेस की जो ऑलमोस्ट ये जो वजह है वो है मसल, स्मूथ मसल। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी स्मूथ मसल नेचर ने क्यों दी है। यहाँ पर इतनी स्मूथ मसल नेचर ने इसलिए भी दी है ताकि यहाँ जो यूरिन के ड्रॉप्स आएँ, वो तो यूरिन, अब तो यूरिन होगा ना, यूरिन तो जो माइनर कैलेक्स में आ गया ना फ्लूइड, वो अब यूरिन है, उसमें उसके बाद चेंजेस नहीं आएंगी। जो चेंजेस लास्ट आ गई वो कलेक्टिंग डक्ट में भी चेंजेस आती हैं, वहाँ से भी आखिरी पानी वहाँ से भी रिमूव हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसके बाद नहीं होता। तो यहाँ से ये फ्लूइड जो होगा वो रिमूव इस तरीके से होगा। तो आप जैसे जैसे ड्रॉप आते जाते हैं किसमें, यूरेटर में, तो यूरेटर का जो मसल होता है वो ऐसे कंट्रैक्ट करता है। मसल की थिकनेस देखें तो जैसे कंट्रैक्ट करेगा, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी जो होगी तो यूरिन को वहाँ रुकने देगी ही नहीं, और यूरिन को नहीं रुकने देगी तो वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में वहाँ स्टोर होता रहेगा। ऐसे नहीं कि थोड़ा निकला तो एकदम से यूरिन आ जाएगी, ऐसे नहीं होगा, वो वहाँ स्टोर होगा और एक ख़ास हद तक जब स्टोर होगा तो उसके बाद हमें डिज़ायर होगी।
तो ये यूरिन इस तरीके से यहां पर पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी से आ जाता है। अगर मैं यूरेटर को ऊपर रीनल पेल्विस से और नीचे यूरिनरी ब्लड में जाने से पहले ये काट के अगर मैं उसको टेबल पे आके रख दूं, ये जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी होती है हमारे यूरेटर में, तो वो कौन कराता होगा? नर्व्स, स्मूथ मसल। लेकिन स्मूथ मसल को कौन कंट्रैक्ट कराएगा? नर्व्स। लेकिन मैं अगर इसको रीनल पेल्विस से लेके लास्ट मोमेंट तक इसको निकाल के अगर टेबल पे रखूं तो पैरालाइज हो जाएगा कि कंट्रैक्ट करेगा? तुम्हारे इस बाइसेप्स को मैं यहां से, तुम्हारे बाइसेप्स को यहां से कट कर दूं टेंडन से, यहां से कट करके टेबल पे रखूं तो क्या कंट्रैक्ट करेगा? तो नर्व तो पीछे रह गई, तो करेगा कंट्रैक्ट? क्या नहीं। तो ये अगर यूरेटर को, अगर मैं धागे को, यूरेटर के इस पूरे रस्सी को मैं अगर आप टेबल पे रख दूं तो क्या कंट्रैक्ट करेगा? क्या? अगर हार्ट को ऐसा कर दूं तो क्यों? पेस मेकर उसका अपना है। तो तुम लोगों के लिए, इतला के लिए ये अर्ज है कि यूरेटर में भी पेस मेकर है, यूरेटर के अंदर भी पेस मेकर लगा हुआ है। वो इसको फोर्स करता है क्योंकि उसके अंदर भी जनरेटर है अपना, और वो उसको फोर्स करता है। जब वो सिग्नल देता है तो यूरेटर कंट्रैक्ट करता है। हाँ, इसको कंट्रैक्शन को बढ़ाने और कम करने के लिए नर्व्स मजबूर करती हैं, ये और बात है, लेकिन उसको अपना पेसमेकर है। और वो पेसमेकर लगा हुआ है कहाँ? रीनल पेल्विस के पास। और यहाँ से जो सिग्नल आता है तो उधर से कंट्रैक्शन वेव शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा ना समझना कि ऐसे नोड की तरह वो 1 मिनट में 72 टाइम्स देता है। यहाँ ये 1 मिनट में 1 से 2 दफ़ा करता है, लेकिन करता ज़रूर है। समझ गए? तो ये करता। हाँ, अगर कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई ना अगर, और ये एक दफ़ा उसने जोर दिया और आगे नहीं बढ़ा मामला, तो 1 से 2-3 दफ़ा भी कर सकता है। और कभी अगर आपने आगे से पानी नहीं बढ़ा और है कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई बड़ा स्टोन है, फ्लूइड नहीं बढ़ रहा है, तो इतना होगा जोर से कि जोर दे देगा। और जो जोर दे देगा तो उसके अंदर जो वाल में मौजूद होंगी ब्लड वेसल्स, क्या वो खुली रहेंगी कि वो बंद हो जाएंगी? जब बंद हो जाएंगी तो इस्कीमिया हो जाएगा, और इस्कीमिया हो जाएगा तो इतना शदीद पेन होगा। तो जब स्टोन होता है तो पेन इतना शदीद क्यों होता है? इसलिए होता है कि यूरेटर ऐसे ज़ोर से कंट्रैक्ट हो जाता है, और जो ज़ोर से कंट्रैक्ट हो जाता है तो इस्कीमिक चेंजेस आती हैं। इस्कीमिक चेंजेस आती हैं तो आपको ऐसे ही पेन होता है जैसे हार्ट का पेन। और कहते हैं कि ये इतना पेन शदीद होता है कि पेशेंट की चीखें मरीज तक सुनाई देती हैं, इतना शदीद पेन। और पेशेंट रोल करता है, ऐसे तड़पता है, इसलिए इस पेन को रोलिंग पेन भी कहते हैं। ये इसको हम कहते हैं यूरेट्रिक पेन, ये यूरेट्रिक कोलिक भी कहते हैं इसको। तो ये कोलिक की पेन जो होता है, तो इसका मतलब यूरेटर में कभी फंस गया ना कोई स्टोन, तो समझ लो कि पेशेंट की मतलब इतनी चीखें निकल जाती हैं, इतना शदीद पेन होता है। तो ये यूरेट्रिक कोलिक इस तरीके से यहाँ पर ये यूरेटर है। और यूरेटर के बाद जो आपने किडनी का स्ट्रक्चर देखा और यूरेटर देखा, तो हमने देखा कि किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगा हुआ है, नाम है उसका। अगर सुपरारीनल ग्लैंड को अगर तुम कट करोगे ना अंदर से, वैसे तो ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन अगर उसको कट करेंगे ना तो उसके भी 2 रीजन्स बिल्कुल क्लियर कट नजर आएंगे, एक सेंट्रल, एक पेरिफेरल। और यहां पर भी हम उनको कहते हैं, जो सेंट्रल है वो मेडुला, जो पेरिफेरल है वो कॉर्टेक्स। तो उसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, और सेंट्रल वाले को कहते हैं एड्रिनल मेडुला। और दोनों में, दोनों की कंपोजिशन में जमीन और आसमान का फर्क है। कैसे? ये जो अंदर मेडुला है, ये दरअसल न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में 1000 अरब पे बैठे हुए हैं, उनमें से चंद लाख इधर भी हैं। दीज आर द न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन की कलेक्शन है, तो इसको कहते हैं एड्रिनल मेडुला। और यहां से प्रोड्यूस होता है एक हार्मोन या एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एड्रेनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रिन कहते हैं, और नार एपिनेफ्रिन। ये 2 यहां से निकलते हैं। और जैसे ही हम बाहर आएंगे तो यहां पे हमें कार्टेक्स नजर आएगा, जो कार्टेक्स के एक्चुअली होते हैं 3 लेयर्स। एक लेयर वो है जिसको आप हाथ लगा के टच कर सकते हैं, इसको हम यहां पे कहते हैं, क्योंकि इसके जो सेल्स होते हैं ज्यादातर राउंडेड अपीयरेंस देते हैं, ऐसे कलेक्शन होती है सेलों की, ऐसे ऐसे लाइक दिस, ऐसे सेलों की कलेक्शन यहां होती है।
क्योंकि सेल्स होते हैं ज़्यादातर राउंडेड कलेक्शन में ग्लोमेरुलस जैसे, हालांकि ग्लोमेरुलस के साथ इसका कोई वास्ता नहीं लेना था, वो तो ग्लोमेरुलस हमने देखा था कैपिलरियों का बंच था, ये दरअसल सेलों का कलेक्शन है। शक्ल उनकी गोल गोल है, इस वजह से हम उसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। देखो इतनी कन्फ्यूजन है यहाँ पे, यहाँ जोना ग्लोमेरुलोसा थोड़ा सा शक पड़ता है भी किडनी के ऊपर, हम समझते हैं शायद कुछ ग्लोमेरुला इधर आ गए हैं, शायद ऐसा हरगिज नहीं है कुछ, ये सेलों की कलेक्शन गोल गोल है इस तरीके से, कलेक्शन गोल है इस तरीके से, तो हम इसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। और यहाँ से प्रोड्यूस होता है एक बहुत बड़ा हार्मोन ज़बरदस्त जो आपने सुना होगा कभी, एल्डोस्टेरोन, ये यहाँ से निकलता है। उसके बाद जो दूसरा वाला है, इसके अंदर जो सेलों की कलेक्शन होती है वो ऐसे होती है पट्टे की तरह, ऐसे ऐसे, और इन पट्टों को कहते हैं फेसिक्यूलस। फेसिकुला तो आपने सुना होगा, इसलिए इसका नाम होता है जोना फेसिकुलेटा। इससे निकलता है हमारा कार्टिसोल। और वो जो अंदर है उसके अंदर जो होती है कलेक्शन, वो होती है ऐसे नेटवर्क लाइक, रेटिकुलर लाइक, इसलिए अंदर पड़ गया है उसका नाम जोना रेटिकुलरिस। यहां से निकलते हैं एंड्रोजन सेक्स हार्मोन्स। तो ये तीन बहुत बड़े हार्मोन्स जो हैं, इनके ग्रुप्स इस कार्टेक्स के इन 3 लेयर से निकलते हैं। और अगर आपको 3 नाम याद ना हो तो जोना पहले कौन सा था, दूसरा, तीसरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी GFR कहते हैं, और इसके 3 वर्ड भी GFR है, यानी इतना किडनी के साथ खामखा मिलाया हुआ है। और इस GFR का मकसद हरगिज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बताने के लिए कि ये 3 लेयर्स के नाम इसी तरीके से बनते हैं। और ग्लोमेरुलस का कोई वास्ता नहीं उस ग्लोमेरुलस से, क्योंकि ये कोई ग्लोमेरुलस थोड़ी है, ये सेल की अरेंजमेंट ऐसे गोल गोल है, इस वजह से उसका नाम जोना, जोन ऑफ द ग्लोमेरुलर जोन हम उसको कहते हैं। और इससे हमें 3 हार्मोन्स इस तरीके से यहाँ पे मिलते हैं। और अंदर इतना बड़ा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कार्टेक्स, ये दोनों मिलके ये लाइफ सेविंग है, ये आपको इमरजेंसी के लिए तैयार करते हैं, जो चल के आप एंडोक्राइंस में आगे फिजियोलॉजी में देखेंगे यहाँ पर। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स यहाँ एड्रिनल ग्लैंड्स, 2 स्ट्रक्चर्स किडनीज, और 2 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यूरेटर्स। अब कल की क्लास में हम करेंगे इनकी ब्लड सप्लाई ऑफ एंटायर एब्डोमेन, जिसमें हम उठाएंगे एक ही चीज़, वो हो गया एओर्टा। और जैसे हम एओर्टा उठाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एओर्टा क्या सप्लाई कर रहा है, और हमारी इस पूरी GIT को इसोफेगस से लेके रेक्टम तक के सप्लाई कैसे मिली है, इसको हम इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में करेंगे, तो एब्डोमेन हमारा ख़त्म हो जाएगा।